नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो के क्लास नंबर 2 से। जैसे अभी आप लोगों ने पहला क्लास तो देख ही लिया होगा, यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लें, क्योंकि वो जितने भी स्रोत से संबंधित चीज़ें हैं उसमें कवर कराई गई हैं, चाहे वो पुरातात्विक हो चाहे वो साहित्यिक हो। साहित्य में भी धार्मिक धर्मेतर सारी चीज़ें डिटेल से कराई गई हैं। और ये हमारी सीरीज जो है वो चलती रहेगी, और हमारा ये प्रयास है कि इस क्लास के माध्यम से आपको यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जो भी बड़े बड़े पोर्शन हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो करा दें। यूपी स्पेशल कराया गया है, महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो चुकी है आरओ के समय ही, और करंट अफेयर्स के कई वीडियो पड़े हुए हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने उन सबों को नहीं देखा है तो सभी जाके देखें, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए वो सब वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आइए जल्दी से अपने क्लास 2 पे आते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो खैर स्टोन एज पे हम करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आप देख लें कि मंडे टू थर्सडे जो है वो हमारी सीरीज है आओ पीटी पास करें। टाइमिंग क्या है तो 5 बजे शाम को। और फ्राइडे टू सैटरडे जो है हमारा मेंस का जो प्रोग्राम आंसर राइटिंग का चलता है वो एज इट इज चलता रहेगा। तो आप लोग जो है इस समय तो जरूर चैनल पे बने रहिए। तो चलिए पाषाण युग के बारे में देखते हैं। तो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा के लिए क्या है कि 1970 में लारटेट ने इसे 3 भागों में बांटा है। मतलब जो पाषाण युग है तो इसे जो है सुविधा के लिए कौन बांटा है तो लारटेट ने 3 भागों में बांटा है। और इसमें क्या है कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्वा पाषाण काल का जो मोटा मोटा समय देखिए, अब ये क्योंकि यहाँ से तो ना तो समय पूछेगा ना तो आप बहुत ज़्यादा इसको लेकर के सीरियस होइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता है। कुछ हिस्टोरियन कुछ मानते हैं, कुछ हिस्टोरियन कुछ मानते हैं। तो आपको इस पे नहीं जाना, बस ये जानिए कि भाई प्राचीन जो स्टेनोज में के 3 पार्ट है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो समय है मोटा मोटा वो 20 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व का समय है। मतलब पूरा पाषाण काल सबसे लंबा कालखंड रहा है, और इसीलिए बाद में पूरा पाषाण काल को भी सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो वो भी हम बताएंगे आगे आपको। फिर मध्य पाषाण काल का समय जो कब है तो 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व। और नौ पाषाण काल का जो समय है वो 6,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व। कहीं कहीं ये 9,000 से भी माना जाता है। तो अगर 9,000 भी दिया है तो आप कल को हमसे क्लेम ना करें आकर के सर वहाँ 9,000 पढ़े, क्योंकि ये चीजें जितनी बुक है वो दिया, और इसको लेकर के आयोग पूछता भी नहीं है। बस आप एक मोटा मोटा आइडिया जानिए कि इतने इतने समय में ये चीजें, ये कालखंड रहा है। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब आइए हम आते हैं पुरा पाषाण काल पे, जिसका कालखंड कितना है 20 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। और इस युग में मानव क्या है कि भद्दे, बेडोल और अपरिष्कृत औजारों का जो है वो प्रयोग करता था। इस युग को मुख्यतः आखेट एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। भाई अभी क्या है कि मानव जो है बहुत आदिम अवस्था में था, मतलब एकदम नंग धड़ंग रहना और पूरी तरीके से जंगल पे के वस्तुओं पर, मतलब शिकार पे और कंद मूल पे डिपेंड होना। और इस समय के जो औजार थे, मतलब अब शिकार करेगा तो भाई शेर से मानव कैसे लड़ पाएगा। शेर से ताकतवर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास चूंकि ब्रेन था, और ब्रेन के ही बल पे हम, भाई अगर देखा जाए तो मानव भी तो एक जानवर है, हम लोग भी एक जानवर हैं, लेकिन अपने बुद्धि विवेक के दम पे हम लोग पूरे दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो वो उस समय के मानव को भी ये लगा कि भाई हम हाथ से जाकर के तो शेर से लड़ नहीं पाएंगे, तो इन लोगों ने औजार बनाने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि प्रारंभिक स्थिति में तो औजार क्या थे कि बड़े थे, सुडौल नहीं थे, भद्दे थे, और उनमें उस तरीके का तीखापन नहीं था, मतलब धारदार वो नहीं होते थे। तो ये चीजें आप यहाँ बता रहे हैं। और पाषाण युग को भी अध्ययन सुविधा के अनुसार जो है 3 उपकालों में बांटा गया है। तो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो आइए इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इस काल के उपकरण जो है मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर से बने होते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि निम्न पुरा पाषाण काल के जो उपकरण है वो क्वार्टजाइट पत्थर के होते थे, और चापर, चापिंग या हैंडेक्स, क्लीवर, ये जो सारे औजार थे वो निम्न पुरा पाषाण काल के थे। इस काल में मानव ने मुख्यतः कोर उपकरणों का जो है वो निर्माण शुरू किया था, और भारत में मुख्यतः सोहन घाटी,
सोहन घाटी का है जो आधुनिक पाकिस्तान में है, और बेलन घाटी जहां से पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं की जानकारी मिलती है। और बेलन घाटी वाला जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में हमारा सोनभद्र मिर्जापुर वाला जो क्षेत्र है, तो उसी को जो है वो बेलन घाटी का क्षेत्र है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश इसके और प्रमुख स्थल है। मतलब निम्न पुरा पाषाण काल का विस्तार कहाँ है, तो सोहन घाटी मतलब पाकिस्तान वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मिर्जापुर वाला क्षेत्र, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश। और भीमबेटका से बड़े पैमाने पर पाषाण युगीन गुहा चित्र प्राप्त हुए, जो गुफाओं की जो चित्र मिले हैं, और आज भी जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो अभी अस्तित्व में है, वहाँ की पेंटिंग जो है वो देखी जा सकती है। और इससे ये लगाया जा सकता है कि मतलब प्राचीन काल के लोग भी कितने ज्यादा मतलब उन्नत थे कि किस तरीके की रंगों का प्रयोग किया गया था। और करीब करीब 16 रंगों का प्रयोग, और वो भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था। दक्षिण भारत में पल्लवरम, अतिरपक्कम और गिदलूर आदि प्रमुख स्थल है। मतलब जो निम्न पुरा पाषाण काल है वो देखिए उत्तर भारत में भी था, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था, उत्तर प्रदेश में था, बीच में भी था। और अगर दक्षिण भारत में आएंगे तो पल्लवरम, अतरीपक्कम और गिदलूर में भी ये स्थल है। भारत का पहला हस्त कुठार 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम से ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार ये पूछा गया है, तो इस तथ्य को तो एकदम जो है आप अपने डायरी में नोट कर लें। इस काल के औजारों का प्रयोगकर्ता कौन था, तो होमो इरेक्टस था। मतलब निम्न पुरा पाषाण काल के जो औजार थे, तो वो औजार का जो प्रयोग हो रहा था, तो मनुष्य के जो अभी हमारे होमोसेपियंस थे, तो होमोसेपियंस से पहले कौन थे, होमो इरेक्टस थे। तो होमो इरेक्टस मानव जो है इनका प्रयोग कर रहा था। मतलब अभी होमोसेपियंस परिदृश्य में नहीं आया है। यद्यपि मनुष्य जो है अग्नि से परिचित हो चुका था, परंतु अभी भी अग्नि का नियमित उपयोग नहीं होता था। मतलब कहीं कहीं किताबों में दिया गया है कि अग्नि का जो प्रयोग है वो नवपाषाण काल की देन है, लेकिन वो गलत है। देखिए अग्नि से परिचित तो मानो निम्न पुरा पाषाण काल में ही हो गया था। ये अलग बात है कि उसका नियंत्रित प्रयोग करना अभी तक सीखा नहीं था। मतलब कैसे, कहीं आग लग गया तो इन लोगों ने देखा कि यार कुछ ये भी चीज होती है, उसमें कुछ जानवर जो है जले, तो उनका इन्होंने मांस खाया तो स्वादिष्ट लगा। तो ये तो सोच रहे थे कि पुनः मतलब आग ऐसा वो जो घटना हुई फिर घट जाए और फिर कुछ लोग जल जाए, उसको खाया जाए। लेकिन ये आग को उत्पन्न करना नहीं सीखे थे, या अगर उत्पन्न भी कहीं हो गया तो उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। मतलब अगर ये सोचिए कि कहीं से पत्थर उत्तर रगड़ करके उत्पन्न भी किए, तो उद्देश्य क्या था कि मांस को भूनना, और पूरा पूरा इनका जंगल ही साफ हो गया। तो ये सारी चीजें थी, मतलब सीमाएं थी। लेकिन आग से परिचित तो ये निम्न पुरा पाषाण काल में ही हो गए थे। सर्वप्रथम अग्नि के प्रयोग का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो चीन के चाओ जू कोजियन जो गुफा है, यहाँ से अग्नि के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। तो चलिए, ये कुछ हमारे संस्थान के द्वारा मुख्य परीक्षा को लेकर के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों ही बैच जो है वो 12 अगस्त से स्टार्ट है, और ये तो आरओ वाला है, तो अभी तक आप लोगों ने मिला लिया होगा। और जिनका भी 120+ है वो एकदम मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। साथ ही साथ यहाँ जो है हमारा जो मेंटरशिप बैच है, ये पेपर 3 से नया बैच शुरू हो रहा है, ये भी 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ये कुछ प्रोग्राम की चीजें बता रहे हैं कि जैसे आपको हम जो मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा मेंस का, तो वो आपको डेली प्रश्न देंगे, आप लिख करके दिखाएंगे। इस तरीके से मूल्यांकन होगा। जो भी कमी रहेगी, 1 नंबर आधा नंबर आपका कटा है, क्यों कटा है। यदि 8 अंक का प्रश्न है, आप 2.5 नंबर पा रहे हैं, तो कैसे आप इंप्रूव होकर इसको 5 साढ़े 5 नंबर तक ले जा सकते हैं। तो ये सारा कमेंट किया जाएगा इसी तरीके से। और फिर जो है जब आप लोगों की कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा, तो इसी तरीके से हम जो है मॉडल आंसर भी देंगे। और ये डेली होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आज आप टेस्ट दे रहे हैं तो 4 दिन के बाद, डेली मतलब 24 घंटे के अंदर आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा। और इसमें आपको 24 घंटे का समय भी दिया जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आज का जो टेस्ट है वो रात में 10 बजे तक आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। अब आपको अगले दिन 7 बजे तक जो है वो लिख करके टेलीग्राम का जो पेड बैच है हमारा, वहां जमा करना है। और 7 से 10 के बीच में जो भी बच्चे हैं उनकी कॉपी का मूल्यांकन होगा।
फीडबैक दिया जाएगा, फिर जो है इस तरीके से मॉडल आंसर दिया जाएगा। और ये मंडे टू सैटरडे, मतलब सप्ताह में केवल एक दिन छुट्टी रहती है, बाकी 6 दिन चलने वाली प्रक्रिया है। और इसके माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है, करीब करीब हम 750 प्लस प्रश्न जो है वो आपको कराएं। और अगर इतना प्रश्न आप करके जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में कितना सहज रहेंगे, ये इस बार जो हमारे मुख्य परीक्षा में जो बच्चे गए देने, उन लोगों का फीडबैक ग्रुप में पढ़ा है, आप जाकर के देख सकते हैं टेलीग्राम में कि कितना सकारात्मक उनका फीडबैक रहा। तो जब इतना प्रैक्टिस आप करके जाएंगे तो आपका कौन सा प्रश्न, कौन सा टॉपिक छूटेगा, तो आप बहुत ज्यादा मुख्य परीक्षा में सहज रहेंगे। और विश्वास मानिए कि पीटी आप पास हो जाइए, 1 पीटी, 2 पीटी, 3 पीटी, लेकिन अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं है तो पीटी की सफलता जो है वो शून्य है। क्योंकि हमारे ऐसे कई सीनियर हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 पीटी पास किए हैं और फाइनली वो कभी मुख्य परीक्षा पास ही नहीं कर पाए, और सिलेक्शन की तो बहुत दूर की बात है। तो असली लड़ाई मुख्य परीक्षा में है, और मुख्य परीक्षा तभी आप बेहतर कर पाएंगे जब आप यहाँ खूब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और संस्थान का यही उद्देश्य है कि आपको एकदम भर भर के प्रैक्टिस कराया जाए। यदि आपकी क्षमता एक दिन में 10 प्रश्न लिखने की है तो आप 10 प्रश्न लिखिए, 10 प्रश्न लिख के दिखाइए, 10 प्रश्न का जो है वो मूल्यांकन संस्थान करेगा। लेकिन बस आप लिखिए, शर्त यही है, लिखिए। चलिए अब आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में। देखिए हम चल रहे हैं निम्न मतलब पहले तो मैंने डिवीजन किया कि भाई पूरा पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, और फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, तो निम्न हो गया है। अब हम आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में। तो मध्य पूरा पाषाण काल में उपकरण निर्माण हेतु क्वार्टजाइट पत्थरों की जगह चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे पत्थरों का उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण में क्या था, क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग था। यहाँ चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट का प्रयोग शुरू हो गया, ये परिवर्तन आया। फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो मध्य पूरा पाषाण काल है इसी को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय फलक उपकरण की जो है वो अधिकता थी। निवासा जो महाराष्ट्र में है, नर्मदा नदी से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है, निवासा महाराष्ट्र से मिलता है। फिर नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से अरुण सोनकिया ने मानव कंकाल ढूंढा, और जिसकी पहचान वर्तमान में आद्य होमोसेपियंस के रूप में की जाती है। मतलब प्रमाण तो यहीं से होमोसेपियंस के मिलने लगे हैं, जिनके हम लोग वंशज हैं। भाई हम लोग क्या हैं वर्तमान, होमोसेपियंस ही हैं। तो अरुण सोनकिया, इनका भी नाम याद रखिएगा। नर्मदा घाटी का जो हथनौरा है ये याद रखिएगा। फिर उच्च पुरा पाषाण काल में यदि आप देखेंगे तो होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का विकास इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। और देखिए यहाँ क्या है कि वहां से तो प्रमाण मिलते हैं मध्य पुरा पाषाण काल से होमोसेपियंस के, लेकिन यहाँ मतलब जो हमारा वर्तमान जो मानव है वो एकदम परिदृश्य में आ गया था, ये कंफर्म हो गया। फिर ब्लेड इस काल का प्रमुख उपकरण था, और इसके अलावा खुरचनी, बेधनी, आरी, तक्षड़ी व चाकू प्रमुख उपकरण है। मतलब इस काल तक आते आते जो उपकरण हमारे निम्न पुरा पाषाण काल में भद्दे थे, बेडौल थे, उनका आकार बड़ा था, वो सारी चीजें यहाँ आते आते दूर हो गई। और अब जो उपकरण है वो तीक्ष्ण बनाए गए, हल्के बनाए गए, और वो धारदार बनाए गए। बेलन घाटी तथा सोहन घाटी, सिंह भूमि, भीमबेटका, बखुरी बाघोर, पट्टने, इनाम गांव, रेणुगुंटा, कर्नूल की गुफाएं आदि इस काल के उपकरणों की प्रमुख प्राप्ति स्थल है। तो आप इनका भी ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं, अब देखिए, अब पूरा पाषाण काल हो गया, अब आते हैं मध्य पाषाण काल के तहत। तो यह संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है। फलतः मानव के उपकरण, शिकार व रहन सहन की पद्धति में महत्वपूर्ण जो है अब यहाँ तक आते आते परिवर्तन दृष्टिगत होता है। और परिवर्तन क्या होता है कि यहाँ आप देखेंगे कि पशुपालन की चीजें शुरू हो जाती हैं, कहीं कहीं स्थायी निवास की चीजें मिलती हैं, और साथ साथ एग्रीकल्चर के जो आरंभिक प्रयास हैं। देखिए एग्रीकल्चर को लेकर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और वो प्रश्न जब आता तो कई बार एग्जाम के बाद पूछते हैं सर एग्रीकल्चर की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई थी। देखिए शुरुआत तो मध्य पाषाण काल में ही हो गई थी, अभी देखेंगे इसमें।
अगर बड़े पैमाने पे आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ हुई थी, मतलब जब व्यापक स्तर पर, तो वो नौपाषाण काल में हुई थी, लेकिन प्रारंभिक शुरुआत तो यहीं से हो गई थी। मध्य प्रदेश के आदमगढ़, ये स्थान याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। कई बार पूछा गया है, तो ये दोनों स्थल का आप याद रखेंगे। और इस युग के मानव ने शिकार के साथ साथ खाद्यान्न का संग्रह भी सीख लिया था। मतलब अब मानव शिकार तो कर ही रहा था, लेकिन आपातकाल में, भाई ऐसा तो है नहीं कि हर दिन आदमी शिकार करने निकले उसे शिकार मिल ही जाए, तो वो खाद्य संग्रहण की तरफ भी जा चुका था। और सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया। मतलब जो मध्य पाषाण काल की एक विशेषता और है कि समय जो जानवरों को चूंकि पालतू बनाने की प्रथा शुरू हुई, तो इसमें कुत्ता जो जानवर है वो सबसे पहले मानव ने उसी को पालतू बनाया, क्योंकि वो उसके शिकार करने को सहज बनाते थे। मतलब शिकार करने में जो कुत्ते थे वो सहयोग देते थे, जो शिकार में मदद करता था। कुत्तों का प्रयोग स्लेज गाड़ियों के खींचने में भी किया जाता है, तो इसको भी आप जानते रहिए। इस काल में मानव के कंकाल का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय, दमदमा व महदहा से प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर सराय नाहर राय, चौपानी मांडो तथा महदहा जैसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल मध्य गंगा घाटी, मतलब बेलन घाटी में स्थित है। अब ये सब बेल्ट ही आप देखेंगे, सराय नाहर, चौपानी मांडो, महदा, ये सब जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब वाला जो बेल्ट है बेलन घाटी वाला, वहीं ये सब अवस्थित है और उसी की बात हो रही है। एक ही पंक्ति में 3 समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक ही पंक्ति में 3 समाधान के साक्ष्य मिले हैं, वो सराय नाहर राय से, और सराय नाहर राय कहाँ है, ये प्रतापगढ़ में है। चौपानी मांडो से स्थायी जीवन के प्रमाण मिल रहे हैं, जैसे चूल्हा, चक्की, मूसल आदि। इसी तरीके से महदहा से क्या मिला है, तो महदहा से बूचड़ खाना, गोबर और आवास के साथ साथ जुड़ुआ समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो सारे फैक्ट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सब सारे फैक्ट जो है आए हुए प्रश्न है। यदि आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप PYQ उठा के देखिए, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पुनः इनके पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। और देखिए, जो हमारा पहला लेक्चर था स्रोत, और दूसरा जो है स्टोरेज, ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, हालांकि बोरिंग है नहीं, लेकिन इसके बाद जब आप सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे, उसके बाद आपको, चूंकि वहां से लोग पढ़ते रहते हैं, तब दिक्कत नहीं होगी। चूल्हे की प्राप्ति इस बात का प्रमाण है कि सामूहिक जीवन के साथ साथ भोजन पकाने की कला की शुरुआत हो चुकी थी। वही अब देखिए, ये जो फैक्ट है इसकी पुष्टि क्यों होती भाई, अगर आप एग्रीकल्चर नहीं कर रहे होते मध्य पाषाण काल में, तो आप भोजन पकाते कैसे भाई, चूल्हे का प्रमाण क्यों मिलता। तो अब आप लोग क्लियर हो गए कि मतलब आरंभिक, देखिए जब आरंभिक आ जाए, मतलब कृषि के आरंभिक प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। व्यापक स्तर पर कृषि के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो व्यापक स्तर पर नवपाषाण काल में। आरंभिक मध्य पाषाण काल, व्यापक स्तर पर नवपाषाण काल। अब आते हैं नियोलिथिक एज। तो नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और गार्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति की संज्ञा दी है। मतलब गार्डन चाइल्ड इसकी उपलब्धियों से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने कहा, अरे ये तो नवपाषाणिक जो कालखंड, ये तो भारतीय इतिहास के लिए क्रांतिकारी घटना है। हालांकि इसे क्रांतिकारी नहीं माना जा सकता, ये क्रमिक विकास का ही परिणाम था। खैर, वो जब मुख्य परीक्षा में हम लोग डिस्कस करते हैं तो उस समय डिटेल से बताते हैं। तो इतना जानिए कि सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में इसे अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था, और गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसे क्रांति की संज्ञा दी है। तो ये 2 फैक्ट हो गया। फिर लहुरा देव जो संत कबीर नगर जिले में है, 8000 BC पूर्व के धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्राचीन है। क्योंकि इसके पहले मेहरगढ़ की बात होती थी या कोल्डीवा की बात होती थी, लेकिन जब ये नवीन उत्खननों से पता चला लहुरा देव वाली चीजें, तो वर्तमान में लहुरा देव है। बुर्जहोम व गुफकराल से गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, और बुर्जहोम और गुफकराल कहाँ है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। कोल्डीवा से वन्य एवं कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल का साक्ष्य मिला है। इसी तरीके से दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल कौन थी, तो दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल रागी थी। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल 1000 BC तक चला
इसी समय महापाषाणिक संस्कृति का भी उदय हुआ। देखिए कोई भी चीजें मतलब जैसे अब नवपाषाण काल देखा जाए तो उत्तर भारत में जल्दी समाप्त हो गया, लेकिन दक्षिण भारत में 1000 साल तक चलता रहा और उसके बाद वहां महापाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ है। तो ये इसका भी ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आपने यहाँ पाषाण काल के तहत पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण की चर्चा की और पुरा पाषाण में भी निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल को आपने देखा। अब थोड़ा सा देखिए कि भारतीय पुरातत्व का संक्षिप्त परिचय, क्योंकि यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहला इसमें फैक्ट यही है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है की स्थापना 1861 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। एएसआई की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी, जो उस समय के वायसराय थे, और किसके प्रयासों से हुई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से हुई थी। और पुरातत्व के क्षेत्र में इनके अविस्मरणीय योगदान के कारण ही इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? इसे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और ये मैंने पीछे वाला जो क्लास था, मेरा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने यहीं से शुरुआत ही करी थी। एएसआई जो है किसके अधीन काम करता है? तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के ये अधीन काम करता है। और इसी तरीके से एएसआई के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और पहले अगर भारतीय महानिदेशक को पूछे तो दयाराम साहनी थे। मतलब राय बहादुर दयाराम साहनी एएसआई के जो भारतीय पहले निदेशक थे। और वैसे अगर देखा जाए तो ए कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व विभाग, देखिए एक तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात है और दूसरा भारतीय पुरातत्व विभाग की बात है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आए तो 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय में, और उसके लिए प्रयासरत कौन थे? कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की बात आए तो स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है और इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय एएसआई के महानिदेशक कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। मतलब दयाराम साहनी आप मत लगा के आ जाइएगा, वो लोग उत्खनन में भाग ले रहे थे, लेकिन अगर महानिदेशक की बात की जाए डायरेक्टर जनरल की, तो वो यही थे। फिर अगला जो आता है ताम्रपाषाणिक काल, इसमें भी थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। तो भारत में उत्खनित पुरावशेषों के आधार पर प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का अनुक्रम इस प्रकार है। तो ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं इनके बारे में आप जानिए कि कायथा ताम्रपाषाणिक संस्कृति आहाड़ है, मालवा की है और जोरवे की है। और कायथा की पहचान बारहमिहिर की जन्मस्थली कपित्थक से की जाती है। और बेसिकली कायथा जो ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है इसका विकास कहाँ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित रही है। मालवा के ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जानकारी नौदा टोली और माहेश्वर के उत्खननों से सर्वप्रथम हुई है। तो जो नर्मदा घाटी के तहत जो नौदा टोली है और महेश्वर है, तो पहली बात तो इनके बारे में जानी, ये ताम्रपाषाणिक स्थल है। मालवा संस्कृति की तुलना मध्य एशिया की फरगना घाटी की चुस्त संस्कृति से की जाती है। मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति की तुलना जो है वो फरगना घाटी की चुस्त संस्कृति से की जाती है? तो मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति की तुलना की जाती है। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? तो ताम्रपाषाणिक कहते हैं। भाई नाम से ही विदित है, ताम्र और पाषाण मतलब तांबा और पत्थर। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया वह तांबा था। और ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईस्वी में किया गया। और ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। और भारतीयों के द्वारा मतलब जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया वो किस धातु थी? तो वो तांबा ही थी। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के प्रमुख क्षेत्र, तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार और गिलिंद संस्कृति जो थी, तो दक्षिण पूर्व राजस्थान की चीजें हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो मालवा, कायथा और एरड़ है। इसी तरीके से पश्चिमी महाराष्ट्र में यदि आप देखेंगे तो पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत है। तो यहाँ जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का विकास हुआ है। और सबसे विस्तृत उत्खनन जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। मतलब यहाँ जो है सबसे विस्तृत
उत्खनन हुए हैं, और अहमदनगर के जोरवे, निवासा एवं दैमाबाद, फिर पुणे में चंदौली, सोनगांव या इनाम गांव आदि जो स्थल हैं वो प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। और ये कहाँ है? तो पश्चिमी जो महाराष्ट्र वहाँ ये क्षेत्र हैं, और ये सभी स्थल जोरवे संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से आहार का प्राचीन नाम क्या था? तो ताम्बवती था, अर्थात तांबे वाली जगह। आहार का मतलब है ताम्बवती, जो प्राचीन नाम था, और ताम्बवती मतलब तांबे वाली जगह से संबंधित है। और इस संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच रखा जाता है। गिलुंद इस संस्कृत का स्थानीय केंद्र माना जाता है। इनाम गांव ताम्र पाषाणिक युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। मतलब जो महत्व हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहरों का था, वही अगर ताम्र पाषाण काल में देखेंगे तो जो इनाम गांव है, और इनाम गांव कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो इनाम गांव की भी वही वैल्यू थी ताम्र पाषाणिक स्थल पे। हालांकि चूंकि इस समय सभ्यता भी उतनी विकसित नहीं हुई थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कितना ही तो विकसित नहीं थी, लेकिन भव्यता में कमोबेश वैसी ही थी। तो आप इसका भी आप जो है उल्लेख करिएगा। 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे, ये वह नहीं है, वह होगा, जोरवे संस्कृति ही 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही। मतलब अगर देखा जाए तो 1200 ईस्वी पूर्व तक आते आते जो है, जो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, इसका लोप हो गया। एकमात्र संस्कृति महाराष्ट्र में जोरवे, इसी का अस्तित्व बना रहा। और इसका अस्तित्व कब तक बना रहा? तो 700 ईस्वी पूर्व तक बना रहा। और ताम्र पाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का कारण अत्यल्प वर्षा या सूखा को जो है वो माना जाता है। मतलब जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो लुप्त हुई, तो कोई भी संस्कृति होती है तो एक समय के बाद वो डिक्लाइन करती है, उसका पतन होता है। तो पतन होने के कारणों में जो है वो जलवायु परिवर्तन में जो प्रमुख कारण है सूखा को माना गया। जैसे आप आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, मतलब जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, तो उसके भी पतन में कहीं बाढ़ को माना जाता है, कहीं सूखे को माना जाता है, कहीं भूकंप को माना जाता है, तो कहीं आर्यों के हमले को माना जाता है। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। आज के प्रश्न का, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था, और ये दूसरा लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। तीसरे में हम आएंगे, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की चीजें देखेंगे। और यहाँ से क्लास थोड़ा सा आपको और रोचक लगेगा, तो शाम को डेली 5 बजे आप बने रहिएगा। यदि अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, महत्वपूर्ण लिंक्स हैं, तो इसको इससे भी जुड़े, क्योंकि क्या है कि यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं उसका एक समय के बाद पीडीएफ भी यहाँ दे दिया जाता है। ये कुछ जो हमारे टेलीग्राम के लिंक्स हैं, तो 2 अभी तक यदि आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी डेली दी जाती रहती, क्लासेज आते रहती, मेरे द्वारा, विनय सर के द्वारा, प्रभा मैम के द्वारा। तो आप लोग इसका लाभ उठाएं। और अधिक जानकारी के लिए या तो अगर आपको हमसे बात करनी है या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।